जी, ये हार मुझे दे दो। ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ऐसे कैसे वापस लौटा दूं? मुझे मेरे भाई के मौत का बदला इस राज्य के राजा यानी तुम्हारे पति वरुण प्रताप से बदला लेना है। तुम महल जाओ और उस वरुण प्रताप को यहाँ मेरे कदमों में आने को बोलो। ठीक है चील, पर ये हार तुम महाराज के सिवाय किसी को मत देना। मैं महाराज को लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानी वहाँ से महल की ओर चली जाती है। मेरावगढ़ में एक वरुण प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। वो अपनी महारानी निर्मला से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन शाम का समय था। रानी अपने महल के बगीचे में कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तभी उनकी एक सहेली मेहरू ने कहा, महारानी, सुना है आपकी माँ रानी नीलम ने मरने से पहले आपको एक बहुत ही कीमती हार दिया था। उसके अंदर जो नीले रंग के नगीने हैं वो पाताल लोक के हैं। अगर आपके पास वो इतना बेशकीमती हार है तो आज तक आपने उसको पहना क्यों नहीं? क्या पाताल लोक के नगीने? क्या मेहरू सच बोल रही है महारानी? हाँ, माँ ने मुझे वो हार दिया था, पर मुझे उसके कीमती नगीने से नहीं, उस हार से प्रेम है, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं उसको संभाल कर रखती हूँ। सोने से पहले और जागने के बाद मैं उसको जरूर देखती हूँ। मुझे उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी माँ मेरे ही साथ है। वो माँ के लिए बहुत खास था और मेरे लिए मेरी माँ। आप उसको संभाल कर रखती है, ये तो आपका प्यार है महारानी, वरना जिसके पास ऐसा हार हो वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। कजरी, तुम ठीक कह रही हो महारानी, हम उस हार को एक बार देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, जरूर। इतना बोलकर महारानी ने अपनी दासी को हुक्म दिया। कुछ ही समय बाद वो दासी एक सुंदर बक्से में वो हार लेकर वहाँ आ गई। महारानी ने जैसे ही उस हार को बक्से से बाहर निकाला, तभी वहाँ एक चील चींची करती हुई आ गई और महारानी के हाथ से वो हार अपनी चोंच में लेके आसमान में उड़ गई। ये कैसे हो सकता है? ये चील हमारा हार कैसे ले जा सकती है? वो हार हमारी माँ की आखिरी निशानी थी। महारानी भागते हुए राजा के पास आती है और उनको सारी बात बता देती है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? चील कैसे वो हार ले जा सकता है? यही सच है महाराज। आप फिक्र न कीजिए महारानी, हम अभी मंत्री जी से बोलकर हार को तलाश करवाते हैं। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, महारानी का हार एक चील ले गया है, आप उसको जल्द से जल्द ढूंढे। महाराज, वो चील है, कोई इंसान तो नहीं जो उसको ढूंढ के हार वापस ला लिया जाए। वो पक्षी है महाराज, आज यहाँ कल वहाँ। वो बेशकीमती हार महारानी के लिए बहुत खास है। हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना मंत्री जी। महाराज, गांव में कुछ पक्षी पकड़ने वाले लोग भी हैं, आप बोलो तो उनको महल बुलवा लेता हूँ। वो महारानी का हार ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, तुम गांव में डुगडुगी पिटवा दो। जो कोई भी महारानी के उस हार को ढूंढ कर लाएगा, महाराज उसको हार में आधा राज्य देंगे और राजकुमारी का विवाह भी उसी आदमी से करा दिया जाएगा। महाराज, आपको जो फैसला लेना है वो सोच समझ कर लेना होगा। आधा राज्य और राजकुमारी का विवाह आप ऐसे किसी भी इंसान से कैसे कर सकते हैं? नहीं मंत्री जी, हम फैसला ले चुके हैं, बस तुम गांव में ये बात पहुंचा दो। और गांव में ये डुगडुगी पिटवा दी। सुनो सुनो सुनो, महारानी निर्मला का हार एक चील लेके उड़ गया है। जो कोई भी उस चील से
वो हाल लेकर आएगा। राजा उसका विवाह राजकुमारी से कराएंगे। इतना ही नहीं, उसको आधा राज्य भी दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। राजा ने आधा राज्य देने की यदि बात कही है तो कोई ना कोई इसका बड़ा कारण होगा, परंतु हम तो चील के पास जा भी नहीं सकते। हमें तो बहुत ही भयानक लगता है चील। हाँ, ये हमारे बस की नहीं है भैया। हाँ, हम सालों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज तक कच्ची छत को ठीक नहीं करा पाए। आधा राज्य लेने के लिए हम उस चील को ढूंढ ही सकते हैं भाई। गांव के कुछ लोग बहुत ही शिद्दत से उस चील को ढूंढने लगे। उन्हीं लोगों में से एक रमन नाम का लालची किसान भी था। अरे उस चील को तो मैं ही ढूंढूंगा और राजमहल का आधा हिस्सा नहीं, पूरा हिस्सा लूंगा। राजकुमारी से विवाह करने के बाद मैं राजा को मूर्ख बनाकर पूरा राज्य हड़प लूंगा और राजकुमारी और ये राज्य मेरे कदमों में होगा। फिर वो सोचते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। अरे जंगल में मेरा मित्र भेड़िया है ना, अब वो ही मेरी मदद करेगा। हाँ, इतना सोचकर वो जंगल में पहुंच गया। भेड़िया मुंह लटकाए बैठा हुआ था। क्या हुआ मित्र, ऐसे मुंह क्यों लटकाया है? कुछ नहीं भाई, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। मुझे एक चील की तलाश है। मुझे उस चील से रानी का हार चाहिए। बदले में मैं तुमको एक ताजा बकरी का मांस खिलाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम अपना वादा याद रखना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मुझे सब कुछ याद रहता है। मैं उस चील को तो नहीं जानता, परंतु इसी जंगल में मेरी एक मित्र है लोमड़ी, वो हमें उस चील तक ले जा सकती है। तुम तो जानते ही हो लोमड़ी दिमाग कितनी तेज होती है। हाँ अच्छा ठीक है, हमें जल्द से जल्द तुम्हारी मित्र के पास जाना चाहिए, उससे पहले कि उस चील को कोई और ढूंढ ले। हमें तुरंत उसकी तलाश में निकलना चाहिए। हाँ भेड़िया और रमन दोनों लोमड़ी के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ भेड़िया, तुम आज यहाँ क्यों आए हो? जंगल में सब ठीक है ना? ये मेरा मित्र रमन है, इसको एक चील की तलाश है। उस चील के पास राजा का हार है, उसको वही हार चाहिए। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, परंतु उस चील को तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ तुम दोनों के साथ मिलकर उसको ढूंढ सकती हूँ और मुझे यकीन है हम जल्द ही उस चील तक पहुँच जाएंगे। वो तीनों जंगल के अंदर चल देते हैं। अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि उनको किसी के चीखने की आवाज आई। अरे ये कौन चीखा? मुझे तो कोई मनुष्य लगता है। इतने घने जंगल में मनुष्य? चलो चलकर देखते हैं, क्या पता उससे ही कोई सुराग मिल जाए। हाँ लोमड़ी, तुम ठीक कह रही हो। नो उस तरफ चल देते हैं जहाँ से वो चीख की आवाज आई थी। उन्होंने वहाँ आकर देखा जहाँ एक कुटिया थी। इस कुटिया के अंदर से ही आवाज आई थी। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। लोमड़ी, रमन और भेड़िया कुटिया के अंदर चले गए। अंदर आकर उन्होंने देखा एक साधु बाबा जमीन पर पड़े हुए थे। वो बुरी तरह तड़प रहे थे। बाबा, बाबा आपको क्या हुआ है? बेटा मैं तो अपनी साधना में लीन था, अचानक ही एक जहरीले सांप ने मुझे आकर काट लिया। उसका जहर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, तुम मेरी मदद करो। क्या साधु बाबा, आपको जहरीले सांप ने काटा है? हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुमको वो दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। साधु बाबा, हमें उस चील का पता चाहिए।
जो महारानी का हाल लेकर भाग गई है। क्या हमें उस चील के बारे में बता सकते हैं? वो कहाँ मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, परंतु उससे पहले तुमको मेरे प्राण बचाने होंगे। हाँ। ठीक है, आप हमें उपाय बताइए। यहाँ से आगे चलकर तुमको एक विराली का जंगल मिलेगा। उसी जंगल में शपूर नाम का एक जिन रहता है। वो जिन एक घास पेड़ की रक्षा करता है। उस पेड़ में जो पत्तियां है वो कोई साधारण पत्तियां नहीं, वो बहुत ही खास और जादुई किस्म की पत्तियां है। दुनिया के बड़े से बड़े विष को वो पत्तियां पल भर में काट सकती है। यदि तुम उस पेड़ की कुछ पत्तियां ले आओ तो मैं तुमको चील तक जाने का रास्ता बता दूंगा, परंतु ध्यान रहे शपूर तुमको इतनी आसानी से पत्तियां लेने नहीं देगा। तुमको उसे मूर्ख बनाना होगा अपनी बातों से। हाँ, आप उसकी चिंता ना करें साधु बाबा। मेरे साथ मेरे 2 तेज दिमाग वाले मित्र हैं। हम अवश्य वो पत्तियां लेकर आएंगे। हाँ। रमन, लोमड़ी और भेड़िया तीनों ही विराली के जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वो उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जिसकी रक्षा शपूर करता था। वो तीनों कुछ दूरी पे एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए। ये तो देखने में बहुत ही भयानक है। इसकी लाल आंखें, ऐसा लग रहा है ये हमें जलाकर राख कर देगा। प्यारी लोमड़ी, जिन तो आग से ही बने होते हैं। क्या तुमने पहली बार जिन देखा है? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी जिन देखे हैं, पर ऐसा खतरनाक तो पहली बार देख रही हूँ। हम में से एक एक करके शपूर के पास जाओ और उसको अपनी बातों में उलझाओ और कुछ पत्तियां ले लो। जल्दी करो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं जाता हूँ। भेड़िया जिन की तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर बोला, मेरे प्यारे जिन, मेरी मदद करो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपने आप पानी तक नहीं पी सकता। कल से प्यासा हूँ। पास में एक नदी है, क्या तुम मेरे साथ चलकर उस नदी का पानी मुझे पिला सकते हो? मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ, परंतु मैं यहाँ इस पेड़ की रक्षा कर रहा हूँ। यहाँ से हिल भी नहीं सकता। तुमको आगे कोई और मिल जाएगा, तुम उससे मदद ले लेना। जाओ। अब मैं पूरा जंगल घुमाया हूँ, मुझे कोई नहीं मिला। प्यास के मारे मेरे गले के कांटे खड़े हो गए हैं। मेरी मदद करो। माफ करना, पर मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ये सुनकर भेड़िया निराश होकर वहाँ से आ गया और अपने साथियों से बोला, मुझे नहीं लगता कि ये जिन हमें पत्तियां लेने देगा। ये तो चट्टान की तरह जम गया है इस पेड़ के पास। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोल के लोमड़ी आगे बढ़ गई। वो जिन के सामने जाकर बोली, क्या आपने अभी मेरे बच्चों को यहाँ से गुजरते देखा है? मैं सिर्फ इस पेड़ पर नजर रखता हूँ, मुझे नहीं पता लोमड़ी। मेरे बच्चों को कोई शिकारी उठा ले गया है। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, खुद से कुछ खा नहीं पाते। अगर शिकारी ने उनका शिकार कर लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं खो सकती। आप मेरी मदद कीजिए मेरे बच्चों को ढूंढने में। आप तो एक नेक दिल के जिन लगते हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। तुम आगे किसी के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। क्या आपको एक माँ पे तरस नहीं आता? अब मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। भेड़िया और लोमड़ी दोनों की चाल भी भंग हो जाती है। तभी रमन बोलता है, आखिरी मौका है हमारे पास। अगर अब भी जिन ने हमारी मदद नहीं की तो ये राज्य हाथ से चला जाएगा और राजकुमारी भी। कैसे भी करके इस जिन को अपने झांसे में लेना ही होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मित्र। तुम एक मनुष्य हो और मनुष्य के पास अकल का खजाना होता है। तुम जाओ और पूरी कोशिश करो, उसको बातों में उलझाओ।
मैं और भेड़िया पीछे से पेड़ की पत्तियां तोड़ लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। रमन जिन की तरफ बढ़ा। उसने जानबूझकर जिन की तरफ अपनी पीठ की, जैसे उसको पता ही नहीं हो जिन उसके पीछे है। वो अपनी धुन में चला जा रहा था। बहुत जोर जोर से रोते हुए वो बोलता है, भगवान, मेरे 2 बैलों में से किसी एक को तो मिला दो। आपको तो पता ही है, मैं अपने बैलों के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बिना खेती नहीं होगी तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? सर पे जमींदार का कर्जा है, कहाँ से चुकाऊंगा? अगर आज मेरे बैल नहीं मिले तो मैं पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे दूंगा। किसी को पता नहीं लगेगा रमन कहाँ गया। ये इंसान तो अपनी जान देने पे तुला हुआ है, मुझे इसको जान देने से रोकना होगा। हाँ। जिन उसकी तरफ बढ़ा। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम ऐसे अपनी जान देने पे क्यों तुले हो? तुम्हारे बैल मिल जाएंगे। क्या तुमने मेरी बात सुन ली? पर मैं ये तो किसी को नहीं बताना चाहता था। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस भरोसा रखो, तुम्हारे बैल जल्द ही मिल जाएंगे। और जान देना बहादुरी नहीं है, कायरता है, कायरता। मैं शरीर से बहुत कमजोर हूँ, बिना बैलों के काम नहीं कर पाता हूँ, नए बैल भी नहीं खरीद सकता, धन नहीं है मेरे पास, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। रुको, मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ। इतना बोलकर जिन उसके साथ पेड़ से थोड़ा आगे आ गया और रमन से बातें करने में इतना मगन हो गया कि उसको पता ही नहीं लगा कि पीछे लोमड़ी और भेड़िया उस पेड़ की पत्तियां तोड़ रहे हैं। पत्तियां तोड़ते ही लोमड़ी और भेड़िया वहाँ से भाग गई। रमन की नजर भी उन्हीं पे थी। जब उसने देखा लोमड़ी के मुंह में वो पत्तियां हैं, तो उसने जिन से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम नहीं होते तो मैं अपनी जान दे देता। तुमने मुझे सही रास्ता बताया। अब मैं अपनी जान देने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा, कभी भी नहीं। अब मैं चलता हूँ मेरे भाई। इतना बोलकर रमन भेड़िया और लोमड़ी के पास आ गया। वो पेड़ की पत्तियां लेके साधु बाबा की कुटिया में आए। रमन ने कुछ जल के साथ वो पत्तियां मिलाई और साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो गए। तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं भी अपना वचन पूरा करूंगा। इस जंगल के पहाड़ में जो घोंसला है, वो चील उसी घोंसला में रहता है और वो हार अभी तक उसी चील के पास है। हाँ। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हुए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। पहाड़ी के ऊपर जाकर उनको वो घोंसला मिल गया जो साधु बाबा ने बताया था। उस घोंसले के अंदर वो चील उसी हार के साथ बैठा हुआ था जिसकी तलाश रमन को थी। अरे प्यारे चील, तुम हमें ये हार दे दो, बदले में जो आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। हाँ, ये हार तो वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं। अगर तुमको ये हार चाहिए तो तुमको मेरी 3 शर्त पूरी करनी होगी। हाँ। अच्छा, क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। मेरी पहली शर्त, राजा को मेरे सामने लाना होगा। दूसरी शर्त, राजा अकेला होना चाहिए, मंत्री या राजमहल का कोई भी आदमी उसके साथ नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त, राजा को मुझसे माफी मांगनी होगी। हाँ। पर राजा ही तुम्हारी तीनों शर्तें पूरी क्यों करेंगे? हाँ, वो राजा है, कोई आम आदमी नहीं। तो ये हार भी कोई आम हार नहीं है। अगर राजा को ये हार चाहिए तो उसको मेरी तीनों शर्त को माननी होगी। अब तुम तीनों यहाँ से जाओ और राजा को मेरा पैगाम दो। इतना बोलकर चील वहाँ से वो हार अपनी चोंच में लेके उड़ गया। अब तो ये सब राजा को बताना ही होगा।
हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं महल जाता हूँ और राजा को लेके आता हूँ। राजा अवश्य मेरे साथ यहाँ आ जाएंगे। ये हार उनको हर कीमत पे चाहिए। हाँ। रमन महल आया। उसने राजा को सारी बातें बता दी। वो चील हमसे ये तीनों शर्त क्यों मनवाना चाहता है? पता नहीं महाराज, अब तो वो चील वहाँ से उड़ भी गया और बोल के गया है जब आप वहाँ जाएंगे तो ये हार दे देगा, इसके अलावा किसी और को नहीं देगा। हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं आखिर क्या माजरा है। राजा रमन के साथ जंगल की ओर चल दिए। वो चील के उसी घोंसले के पास आ गए जहाँ वो चील रहता था। आ गए राजन, बहुत प्रतीक्षा की मैंने आपकी। आ गए। हाँ हाँ, मैं राजा को ले आया हूँ। अब तुम बताओ, तुमको राजा से माफी क्यों मंगवानी है? बहुत समय पहले की बात है, हम दो भाई थे। बड़े ही आजाद से आसमान में दोनों भाई भोजन की तलाश में एक दिन उड़ रहे थे। तभी राजा ने मेरे भाई को तीर मार दिया, जिससे मेरा भाई मर गया और मैं उसके बिना जैसे अपनी सांसें पूरी कर रहा हूँ। तुमने ये हार क्यों चुराया? तुमको तो मुझसे माफी मंगवानी थी ना। और सच बोलूं तो मुझे नहीं पता था, जिस चील की हमने जान ली वो किसी का भाई था। आप महारानी से बहुत प्रेम करते हैं और महारानी को ये हार बहुत प्रिय है। उनकी माँ की आखिरी निशानी भी तो है। वो खुद से ज्यादा इसकी रक्षा करती है, इसलिए इसको उठा लाया। उनका हार गुम जाने से आप इतना परेशान हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपना आधा राज्य और राजकुमारी का विवाह तक करा देना चाहते हैं उस इंसान के साथ जो इस हार को मुझसे लाकर आपको देगा। यही तो मैं चाहता था, आपको माफी मांगने के लिए मजबूर करना, और देखो आप मजबूर भी हो गए। गलती तो मुझसे हुई है, हमने तुम्हारे भाई को मार डाला। अब समय रहते इस गलती को ना सुधार पाए तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। फिर राजा ने चील से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई की जान ली, हमसे भूल हो गई, हमने तुम्हारे भाई को मार डाला। अब मैं सुकून से मर पाऊंगा। अपने भाई के हत्यारे से बस माफी ही मंगवाना चाहता था। मुझे इस हार से कोई लेना देना नहीं। इतना बोलकर चील ने वो हार राजा को दे दिया। हार देख के राजा बहुत खुश हुए और रमन को मानो कि सीने पे सांप लौट गया हो। अरे, सारी मेहनत मैंने की, इस चील ने तो इस राजा को आसानी से माफ कर दिया और हार भी दे दिया। अब मैं क्या करूं? ये आप हमें दे दीजिए, हम महल जाकर आपको लौटा देंगे। आप तो राजा हो, ऐसे बोझ लेके चलने की आदत नहीं होगी ना आपको? हाँ? ये बोझ नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तुमने वाकई ही बहुत मेहनत की है इस हार को ढूंढने में, इसका इनाम हम तुमको जरूर देंगे। ये सुनकर रमन फिर से खुश हो गया। अब तो राजकुमारी का विवाह मुझसे होगा, आधा राज्य भी मिलेगा। उसके बाद राजा और रानी को महल से बाहर निकाल दूंगा, पूरे महल में राज करूंगा और इस राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। मेरे चारों तरफ दास और दासियां होंगी, बड़े बड़े पंखे झूल रहे होंगे, मंत्री मेरे इशारे का इंतजार करेंगे। राजा ने रमन को खुद से ही ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो बोले, अरे क्या हुआ रमन, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो ऐसे? नहीं तो महाराज, वो बस थोड़ी सी थकान आ रही थी। बहुत मेहनत की है ना इस हार को ढूंढने में, तो आराम नहीं कर पाया।
बदन का अंग अंग दर्द कर रहा है। अब महल में जाकर ही आराम करूंगा। हाँ, मेहनत तो तुमने बहुत की है और इनाम भी तो बनता है। हाँ। राजा ने महल आकर रमन को कुछ धन दिया और विदा कर दिया। ना उसको राजकुमारी मिली, ना आधा राज्य। वो हाथ मलते रह गया।